बात है। एक गांव में बिट्टू और रानी नाम के भाई बहन रहते थे। बिट्टू स्वभाव से थोड़ा मनचला और झगड़ालू था। एक दिन रानी बिट्टू से कहती है, भाई कुछ दिनों में तो राखी आने वाली है, इस बार तो मुझे कुछ महंगा तोहफा चाहिए। रानी की बात सुनकर बिट्टू हंसने लगता है और बोलता है, अपनी शक्ल तो जाकर देख जरा, बिल्कुल चवन्नी जैसी है और तुझे महंगा गिफ्ट चाहिए। जो मिल रहा है ना वही ले ले। आज तो मजा आ गया, सुबह सुबह ही मजाक हो गया। तभी वहाँ उन दोनों की माँ सीमा आ जाती है। बिट्टू तू अपनी बहन को ऐसे क्यों बोलता है? ये तो वैसे भी एक दिन इस घर से चली जाएगी, तुझे शर्म नहीं आती क्या? माँ, ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं हमारी छाती पर मूंग डलेगी। भला इससे शादी कौन करेगा है? इससे पहले कोई कुछ कहता बिट्टू वहाँ से चला जाता है। रानी और सीमा अपने काम पर लग जाते हैं। एक दिन बिट्टू शहर से गांव की तरफ आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखती है। उसे देखकर बिट्टू रुक जाता है। अरे बाप रे, कितनी खूबसूरत लड़की है। इससे पहले भी सुंदर लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। तभी वो लड़की बिट्टू के पास आती है और बोलती है, मेरा नाम नैना है, क्या मैं आपके साथ कुछ दूर तक चल सकती हूँ? मुझे डर लग रहा है अकेले चलने में। कुछ दूर क्यों नैना जी, आप चाहो तो काफी दूर तक भी चल सकती हैं। बहुत ही मजाकिया हुआ, आपके साथ चलने में मजा आ जाएगा। फिर बिट्टू और नैना साथ में गांव की तरफ चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नैना और बिट्टू गांव के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन बिट्टू नैना के साथ ही चलता रहता है। ये देख नैना हंसते हुए बिट्टू से कहती है, बिट्टू जी आपका गांव आ गया, क्या मेरे साथ मेरे गांव चलने का इरादा है क्या? जी नहीं। आपके साथ बातों बातों में पता ही नहीं चला रास्ते का। फिर बिट्टू और नैना वहाँ से चले जाते हैं। नैना जैसे ही थोड़ी दूर जाती है, एक चुड़ैल बन जाती है। ये लड़का तो मेरे जाल में फंस गया लगता है। बस कुछ दिन और, फिर पूर्णिमा के दिन इसकी बलि दूंगी ताकि मेरा मरा हुआ प्रेमी फिर जिंदा हो सके। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। उधर बिट्टू खुशी खुशी घर पहुँचता है। ये देख रानी बिट्टू से बोलती है, क्या बात है भाई, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या हुआ? जरा हमें भी तो बता दो, हम भी हंस ले। अरे रानी, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही आज मुझे कुछ अच्छा सा लग रहा है। चलो रोटी खा लेते हैं, बहुत जोर से भूख लगी है। फिर बिट्टू अपने कमरे में जाकर सो जाता है, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आती और अगले दिन शाम को वो वापस उसी रास्ते पर पहुंच जाता है। तभी उसे वहाँ नैना दोबारा मिल जाती है और वो नैना के साथ गांव वापस जाता है। उसके बाद तो ये बिट्टू का रोज का काम हो जाता है। इधर रानी को भी उस पर शक हो जाता है। एक दिन वो बिट्टू का पीछा करने लगती है। आज देखती हूँ ये भाई रोज शाम को कहाँ जाता है, कहीं किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गया है ना? तभी वो देखती है कि बिट्टू नैना के पास जाकर रुक जाता है और वो दोनों चलते चलते बातें करने लगते हैं। ये देखकर रानी बहुत खुश होती है। अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है, अगर इसकी शादी मेरे भाई से हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, और भाई भी कितना प्यार करता है इसे। फिर रानी चुपचाप उन दोनों का पीछा करने लगती है। फिर आगे जाकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है, लेकिन रानी नैना का पीछा करती रहती है। कुछ आगे जाने पर नैना चुड़ैल बन जाती है। ये देखकर रानी डर जाती है। ये तो चुड़ैल है, वो भी इतनी भयानक, ये जरूर मेरे भाई को मार डालेगी, मुझे भाई को बचाना होगा। ये कहकर रानी घर से चली जाती है और बिट्टू को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर बिट्टू हंसता है और बोलता है, बहुत बढ़िया मजाक है ये, लगता है तुझे जलन हो रही है, तुझसे सुंदर जो है नैना। भाई मैं तेरी बहन हूँ, भला मुझे क्यों जलन होगी तुझसे? तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है, लेकिन वो लड़की सच में चुड़ैल है। इस बार रानी की बात सुनकर बिट्टू को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, बस बहुत हुआ रानी, अब मैं नैना के लिए एक बात भी नहीं सुनूंगा। अगर तुमने फिर से नैना के बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, और अगर ये बात तूने माँ से कही तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ऐसा कहकर बिट्टू घर से बाहर निकल जाता है। रानी बिट्टू की बातें सुनकर डर जाती है कि भाई मेरी एक भी बात नहीं सुन रहा, मुझे ही कुछ करना होगा।
नहीं तो ये चुड़ैल इसे कुछ कर न दे। अगले दिन रानी चुड़ैल से मिलती है और बोलती है, चुड़ैल तुम मेरे भाई को छोड़ दो और कहीं और जाओ। रानी की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है। जाने दो। मैंने कहाँ रोका है उसे, वो तो खुद ही मेरे पीछे पड़ा है। रोज आ जाता है छैला बाबू बनकर। उसे तो मैं पूर्णिमा के दिन मारूंगी और तभी तो मेरा प्रेमी जिंदा होगा। मेरे रहते तू उसे छू भी नहीं सकती। तेरी इस बात पर चाहूँ तो तुझे अभी मार सकती हूँ मैं, लेकिन मैं तुझे तेरे भाई को मारने के बाद ही मारूंगी। बचा सकती है तो बचा ले अपने भाई को। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। नैना सोच में पड़ जाती है, मैं अब क्या करूँ? ये तो चुड़ैल बिट्टू भाई की जान के पीछे ही पड़ गई है। कुछ दिनों में राखी का दिन आ जाता है। नैना बिट्टू को राखी बांधती है और रोने लग जाती है। ये देख बिट्टू रानी से बोलता है, रो क्यों रही है पगली? राखी पर कोई बहन रोती है क्या? क्या हुआ? किसी ने तुझसे कुछ कहा क्या? किसी में है क्या इतनी हिम्मत जो तुम्हारे रहते मुझे कुछ बोल सके? ये तो खुशी के आंसू हैं, तुम चिंता मत करो। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रानी एक तांत्रिक के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है, जिसे सुनकर बाबा रानी से कहते हैं, ये तो काली चुड़ैल है बेटी। इसका दुनिया का कोई भी तांत्रिक कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसको सिर्फ तू ही मार सकती है, और वो भी पूर्णिमा वाले दिन। तुझे भगवान का त्रिशूल सीधे इसके दिल पर मारना होगा। बाबा की बात सुनकर रानी बोलती है, बाबा मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। ऐसा कहकर रानी वहाँ से चली जाती है। उधर बिट्टू नैना के प्यार में पागल हो जाता है और नैना से बोलता है, नैना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बिट्टू की बात सुनकर नैना कहती है, बिट्टू तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों पहले शादी कर लें, फिर अपने अपने घर वालों को बताएं। नैना की बात सुनकर बिट्टू बोलता है, अरे भला ये क्या तरीका है शादी करने का? वैसे भी भला मैं अपनी बहन रानी और माँ के बिना शादी कैसे कर सकता हूँ? बिट्टू की बात सुनकर नैना गुस्सा होते हुए बोलती है, देखो बिट्टू तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तो मेरी ये शर्त माननी ही होगी। वैसे भी हम शादी होते ही अपने अपने घर वालों को तो बता ही देंगे। फिर धीरे धीरे पूर्णिमा का दिन नजदीक आ जाता है और रानी भी बिट्टू पर नजर रखने लगती है। पूर्णिमा वाले दिन बिट्टू दूल्हे के कपड़े पहन रहा होता है। तभी वहाँ रानी आ जाती है। क्या हुआ भाई, दूल्हा बनकर कहाँ जा रहे हो? कहीं किसी लड़की से शादी करने तो नहीं जा रहे? रानी की बात सुनकर बिट्टू बोलता है, तुझे तो और कोई काम है नहीं, जब देखो फालतू की बात करती रहती है। अरे आज नाटक है, उसमें मुझे दूल्हे का रोल करना है, इसीलिए मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं। ऐसा कहकर बिट्टू घर से चला जाता है। रानी बिट्टू का पीछा करने लगती है। जंगल के बाहर बिट्टू को नैना मिलती है। नैना ने शादी का जोड़ा पहना होता है। फिर नैना और बिट्टू जंगल के अंदर जाने लगते हैं। नैना भी उनका पीछा कर रही होती है। जंगल में काफी अंदर जाने के बाद एक पुराने से घर के पास जाकर नैना रुक जाती है। बस बिट्टू हमें यहीं शादी करनी है। लेकिन यहाँ तो कोई मंदिर या पंडित नहीं है, हम शादी कैसे करेंगे? बिट्टू की बात सुनकर नैना हंसने लगती है। मेरे भोले बिट्टू, यहाँ हम शादी नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारी बलि देंगे ताकि मेरा प्रेमी जिंदा हो सके। नैना की बात सुनकर बिट्टू बोलता है, ये कैसी बात कर रही हो नैना? ऐसा मत बोलो, मुझे डर लग रहा है। तभी नैना अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और बोलती है, बस कुछ देर का ही डर है बिट्टू, मरने के बाद तो सारे दर्द दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल एक बड़ा सा हथियार हाथ में ले लेती है और बिट्टू की ओर बढ़ती है। लेकिन तभी वहाँ रानी आ जाती है। उसके हाथ में भगवान शिव का त्रिशूल होता है। दुष्ट चुड़ैल, मेरे रहते तू मेरे भाई को छू भी नहीं सकती, उसे मारना तो दूर की बात है। ऐसा कहकर रानी चुड़ैल के सीने पर त्रिशूल से वार करती है। त्रिशूल चुड़ैल के सीने पर लगता है। चुड़ैल नीचे गिरकर तड़पने लगती है। आह, तूने मुझे मार दिया, लेकिन तुझे नहीं पता मुझे मारने वाला भी मेरे साथ ही मर जाएगा। अब तू भी मेरे साथ ही मरेगी। जैसे चुड़ैल मरती है, रानी भी जलने लगती है। ये देख बिट्टू बोलता है, मुझे माफ कर दे बहन, तेरी ये हालत मेरी वजह से हुई है। अगर मैंने उस दिन तेरी बात मान ली होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। रानी हंसते हुए बिट्टू से बोलती है, तू मेरा भाई है बिट्टू, तेरे लिए तो मैं अपनी जान 100 बार दे सकती हूँ। अब तू घर जा और माँ का ध्यान रखना। ऐसा कहकर रानी मर जाती है। एक
एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था। वो बहुत अमीर थे। अमीर चंद अपनी पत्नी से कहता, अरे निर्मला, अब मैंने इतना पैसा कमा लिया है कि अब मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। बस अब सुरेश की शादी हो जाए तो मैं भी गंगा नहाऊं। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब सो जाओ। आपको कल बाहर जाना है ना। सुरेश कब का सो गया, वो जल्दी तैयार हो जाएगा और आप यहीं रह जाएंगे। फिर रात हो जाती है और सब सो जाते हैं, लेकिन रात में ही उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे इतनी रात में कौन आया होगा? अरे क्या हुआ? अरे सर, फैक्ट्री में आग लग गई, जल्दी चलो। फिर सब लोग फैक्ट्री जाते हैं। आग की लपटें बहुत तेज फैली होती हैं। अरे बेटा, ये क्या हो रहा है? मेरे सारे जीवन के मेहनत की कमाई जल के राख हो रही है। मैंने फैक्ट्री के ऑफिस में पैसे और घर के पेपर रखे हैं, वो भी जल जाएंगे। पिताजी, आप चिंता ना करो, मैं अभी सब निकाल के ले आऊंगा। ये कहकर रमेश जल्दी फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। अरे अरे नहीं बेटा, अंदर मत जाओ, रहने दो सब। मेरा बेटा, नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को अकेले इस आग में जलने के लिए नहीं छोड़ सकता। ऐसा कह के अमीर चंद भी आग में कूद पड़ता है। अरे नहीं नहीं, अरे कोई मेरे पति और बेटे को बचाओ, अरे कोई बचाओ इन्हें। अरे नहीं माँ, आप चिंता मत करो, भैया और पापा आ जाएंगे। अरे कोई हमारी मदद करो, कोई बचा लो, कोई हमारे पापा और भाई को बचा लो। निर्मला और सीमा बहुत रोती हैं। पूरी फैक्ट्री जल के खाक हो जाती है। अब क्या होगा, सब बर्बाद हो गया। अगले दिन सब लेनदारों की लाइन लग जाती है और निर्मला और सीमा को अपना घर बेचकर सारे पैसे चुकाने पड़ते हैं। अब वो दोनों एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। सीमा बेटी, ये सब क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? एक ही रात में सब कुछ बदल गया। हाँ माँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना कोई काम जरूर कर लूंगी। फिर सीमा एक होटल में नौकरी करने लगती है। एक दिन, अरे वाह, क्या सुंदर लड़की है। अरे सुनो मेरी रानी, यहाँ तो आओ, जरा हमें भी पूछ लो क्या चाहिए। जी सर, आपका ऑर्डर आप वेटर को लिखवा दीजिए। नहीं नहीं, हमारा ऑर्डर तो तुम ही लिखो। फिर रात हो जाती है और सीमा घर के लिए निकलती है तो वही आदमी उसे नशे में छेड़ने लगता है। अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। ऐसा बोलकर वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। नहीं नहीं, मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे जाने दो। अगर भैया होते तो मुझे जरूर बचा लेते। भैया भैया। सीमा के ऐसा बोलते ही जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ा हो जाता है। अरे नहीं, भूत भूत। अब कहाँ भाग रहा है? तूने इस लड़की को हाथ कैसे लगाया? अब तू नहीं बचेगा। ऐसा बोलकर चुड़ैल उसे वही मार देता है। चुड़ैल जी, नहीं, मुझे मत मारना। मेरी माँ वैसे ही इस दुनिया में अकेली है, अब मैं ही उसका एक सहारा हूँ इस दुनिया में। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। डरो नहीं बहन, मैं रमेश हूँ, तुम्हारा भाई। क्या? ये क्या बोल रहे हो? मेरे भैया तो मर चुके हैं और तुम तो चुड़ैल हो। फिर धीरे धीरे चुड़ैल का रूप बदलने लगता है और वो चुड़ैल रमेश बन जाती है। भैया अब कहाँ चले गए थे? माँ और मैं बहुत अकेले हो गए, सब कुछ चला गया जो भी हमारे पास था। बस तुम रो मत मेरी बहन, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम किसी को मेरे इस भूतिया रूप के बारे में मत कहना। फिर रमेश के ही रूप में वो सीमा के साथ घर जाता है। निर्मला रमेश को देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ रो मत, मैं आ गया हूँ, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन बेटा, हमें तो लगा कि उस आग में तू भी चला गया। ये सब चमत्कार कैसे हुआ बेटा? बस माँ, तेरा आशीर्वाद ही है जो मुझे वापस ले आया। अब तू चिंता मत कर,
मैं मेहनत करूंगा और सब ठीक हो जाएगा। सीमा, तुम्हें भी अब कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन से रमेश एक किराए का रिक्शा ले लेता है और उसे चलाने लगता है। एक दिन उसे एक लड़की दिखती है जो एक टैक्सी वाले से लड़ रही होती है। अरे क्या हुआ भैया, क्यों लड़ रहे हो आप दोनों? अरे भैया देखो ना, ये मैम साहब पैसे नहीं दे रही है हमारे। अरे मैं पैसे दे रही हूँ, लेकिन मेरे पास खुले नहीं है और न ही इनके पास। तो मैंने इनसे कहा आप ऑनलाइन ले लो, तब भी ये नहीं मान रहे। कोई बात नहीं, आपके पैसे मैं दे देता हूँ, आप मुझे बाद में दे देना। थैंक यू, आप अपना नंबर दे दो, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। रोमा बाद में पैसे रमेश को भेज देती है। मैंने आपको पैसे भेज दिए हैं, आप चेक कर लो। जी, मेरे पास पैसे आ गए हैं। फिर एक दिन बाजार में रोमा को रमेश मिल जाता है और वो उसे घर तक छोड़ता है और पैसे भी नहीं लेता। ऐसे ही उनकी बातें शुरू हो जाती है। रमेश और रोमा की अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। लेकिन रमेश की समस्या कुछ और ही होती है। ऊपर से वो गरीब भी था। फिर वो रोमा को समझाता है कि हमारा कोई मेल नहीं है। नहीं रमेश, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अमीर गरीब कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी बात तो सुनो। रमेश उसे सब बताता है, लेकिन रोमा उसकी एक नहीं सुनती और उसे अपनी कसम देकर चुप करा देती है। फिर दोनों अपने घर वालों से शादी की बात करते हैं और उनकी शादी हो जाती है। रमेश, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे मिल गए। आज के टाइम में तुम्हारे जैसा नेक इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं रोमा, तुम इतनी अमीर थी, तुम्हें तो कोई भी अच्छे से अच्छा लड़का मिल जाता, फिर भी तुमने मुझ जैसे गरीब से शादी कर ली। तुम मेरी सच्चाई नहीं जानती। मुझे कुछ नहीं जानना, तुम जैसे हो ठीक हो। तभी रमेश को पसीने आने लगते हैं, वो घबरा जाता है। अरे रमेश, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम रोज रात में कहाँ चले जाते हो? अरे कहीं नहीं, खाना खाकर मुझे थोड़ा घूमने की आदत है। तुम जाओ जाओ, मैं आता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, आज मैं इनका पीछा करके देखूंगी कि माजरा क्या है। इतना बोलकर रमेश चला जाता है और एक सुनसान जंगल में जाकर उसका रूप बदलने लगता है। वो धीरे धीरे चुड़ैल के रूप में आ जाता है और यहाँ वहाँ मांस ढूंढने लगता है। फिर एक जानवर मारकर खा जाता है। कुछ देर बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। हे भगवान, मुझे इन सब से कब मुक्ति मिलेगी? मैं ऐसे किसी को मार कर नहीं खाना चाहता, पर मैं क्या करूं? मुझे जल्दी ही ये खून अपने मुंह से हटाना होगा और घर जाना होगा। सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो जैसे ही पीछे पलटता है, रोमा खड़ी होती है। रोमा, तुम यहाँ क्यों आई हो? चलो चलो यहाँ से जल्दी घर। रमेश, ये सब क्या हो रहा है? तुम इंसान नहीं चुड़ैल हो? नहीं नहीं, मैंने एक चुड़ैल से शादी कर ली। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुम यहाँ से घर चलो, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। रोमा, मैं शादी से पहले जब बताना चाहता था तुम्हें सब कुछ, तब तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं क्या बताऊं? तभी सीमा और उसकी माँ वहाँ आ जाते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? माँ देखो, ये किसी मुसीबत में है और कुछ बता भी नहीं रहे। रोमा, मैं तुम्हें बार बार शादी से पहले यही बताना चाहता था कि मेरा शरीर चुड़ैल का है। माँ, उस दिन जब फैक्ट्री में आग लग गई थी, तब वहाँ एक भूखी चुड़ैल सो रही थी। उसी ने मुझे आग की लपटों से बचाया और जंगल ले गई। जब मुझे होश आया तो चुड़ैल मेरे सामने खड़ी थी। मैंने चुड़ैल से कहा, चुड़ैल जी, मुझे जाने दो। मेरे घर पे मेरी बहन और माँ अकेले हैं। मेरे पिताजी तो आग में जल गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बचा लिया। मैं कोई समाज सेविका थोड़ी हूँ जो तुझे फ्री में बचाऊंगी। मैं तो तुझे अपनी भूख मिटाने लाई हूँ। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। आप जो कहोगी मैं करूँगा, बस मुझे मारना मत। मुझे अपने घर जाना है। ठीक है, लेकिन मेरी भूख का क्या? मैं इतने सालों से भूखी भटक रही हूँ। तो मुझे अपना शरीर देने का वादा करता है तो मैं तुझे जाने दूंगी। तुझे रोज रात 12 बजे आना होगा। मैं तेरे शरीर पे कब्जा करके शिकार करूंगी और अपनी भूख मिटाकर तेरा शरीर छोड़ दूंगी। बोल, मंजूर है तुझे? बस रोमा,
तब मुझे नहीं पता था कि मेरे शरीर के बिना वो कुछ खा नहीं सकती। तब से मुझे रोज रात को उसके पास जाना ही पड़ता है, नहीं तो वो मुझे और मेरे परिवार को मार देगी। अच्छा भैया, तो ये बात थी। हाँ, वो श्रापित चुड़ैल है। वो इंसान के शरीर के बिना किसी को मार तो सकती है, लेकिन खा नहीं सकती थी। इसीलिए उसने मेरे शरीर का इस्तेमाल किया। तुम चिंता मत करो, मैं इसका इलाज जानती हूँ। कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अगले दिन रोमा भी रमेश के साथ जाती है और जैसे ही चुड़ैल रमेश के शरीर में प्रवेश करती है, तभी रोमा उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। रमेश का शरीर तो आदमी का होता है, लेकिन उसकी शक्ल चुड़ैल की हो जाती है। आज तो शिकार खुद ही चल के सामने आ गया। बेवकूफ चुड़ैल, शिकार नहीं, मैं रमेश की पत्नी हूँ और तुझे मेरे पति का शरीर छोड़ना ही होगा। अच्छा, और अगर मैं नहीं छोड़ूंगी तो तू क्या कर लेगी? तभी रोमा हनुमान जी का लॉकेट रमेश के गले में डाल देती है। चुड़ैल का मुंह जलने लगता है। आई, अरे मर गई रे, ये क्या क्या तूने? अब मैं नहीं बचूंगी, अब मैं नहीं बचूंगी। थोड़ी देर में चुड़ैल रमेश के शरीर से निकलकर जलने लगती है और रमेश को हमेशा के लिए चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। उस्मान की वाइफ की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। बहुत ज्यादा लेबर पेन होने की वजह से उस्मान उसे अर्जेंट हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन रास्ते में सिग्नल में ट्रैफिक इशू हो जाता है। दोस्तों, क्या आप इस ट्रैफिक को देख के बता सकते हो कौन सी गाड़ी हटाने से ट्रैफिक इशू हल हो जाएगा? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इस पहली का सही जवाब है ऑप्शन 3 वाले गाड़ी को पीछे किया जाए तो पूरा ट्रैफिक हल हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन 3 सिलेक्ट किया था?